नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच साइकोलॉजी का अब पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। देखिए, ज़्यादा डिटेल से हम इसको नहीं देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि साइको का अर्थ है डैश और लोगोस का अर्थ है ज्ञान। देखिए, जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्द साइको और लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें साइको का जो अर्थ होता है, जो यहाँ पर बताया गया था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न साइकोलॉजी की, कि आधुनिक मनोविज्ञान की, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बहुत बार पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है ये विलियम वुंट को कहा जाता है। देखिए, विलियम वुंट जो है ये जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1879 में, ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग में, जगह का नाम क्या था, लिपजिंग में मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी। तो विलियम वुंट का नाम भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। देखिए, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो है व्यवहार का विज्ञान। देखिए, समाजीकरण नहीं होगा, प्रत्यक्षीकरण भी नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, व्यवहार का विज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु व्यवहार का जो विज्ञान कही थी वो वाटसन के द्वारा भी इसे कहा गया था। देखिए, जेबी वाटसन का नाम भी इसके लिए जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो साइंस ऑफ बिहेवियर जो है वो जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इसको कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉइड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की। विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्रॉइड। देखिए, कौन से स्कूल की या कौन से संप्रदाय की जो स्थापना है वो फ्रॉइड के द्वारा की गई थी। देखिए, फ्रॉइड के द्वारा जो है वो मनोविश्लेषणवाद की या मनोविश्लेषण की स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ मनोविश्लेषण के जनक कौन माने जाते हैं, तो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है, ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया, जिसमें कि इन्होंने इदम अहम परा अहम, इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में भी 1923 में बताया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, ये भी आपने याद रखना है कि इदम अहम परा अहम की जो बात है वो भी किसने कही थी, मन को 3 भागों में इन्होंने बांटा था सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ये थे 1923 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना विभिन्नता की परिकल्पना को कहा जाता है। मतलब कि जो बिना विभिन्नता की जो परिकल्पना होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसे, जिसमें विभिन्नता ही नहीं होगी तो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे दोस्तों। तो मेरा जो मानना है शून्य परिकल्पना। और एक बार आपने जरूर आंसर को मिला लेना है। अगर कोई आंसर यहाँ पे आपको लगता है कि गलत है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की से नहीं मिलाया है, मैंने भी ये बुक से ही देखा है। और दोस्तों, आज मेरे पास, जैसे मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो डिटेल से लाता हूँ, उतना समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य आपको पता ही है, थोड़ा सा ऐसे चला हुआ है। तो बिना विभिन्नता की परिकल्पना को हम शून्य परिकल्पना कहेंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके बीच हर रोज हाजिर हो मैं होना चाहता हूँ। अब अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मैक्स वर्दीमर डैश क्षेत्र में जाना जाता है। देखिए, जो मैक्स वर्दीमर है इनको किस लिए जाना जाता है, तो मैक्स वर्दीमर ने जो है वो गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है इसके लिए इनको जाना जाता है। देखिए, इन्होंने 1910 में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की औपचारिक स्थापना की थी, किसके द्वारा, मैक्स वर्दाइमर के द्वारा। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स वर्दाइमर का नाम जब भी आएगा तो आप इनको गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जरूर जोड़ेंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, मनोनिदान देश का एक भाग है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे तो भी आपको बहुत काम आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मनोनिदान जो होता क्या है मनोनिदान। तो मनोनिदान जो है वो नैदानिक विधि का एक भाग है। अब नैदानिक विधि क्या होती है। देखिए, नैदानिक विधि जो होती है जिसमें जो है वो मानसिक रोगियों तथा असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के लिए अपनाई जाने वाली जो विधि होती है, जो मानसिक रोगी होते हैं और जो असामान्य जो व्यक्ति के जो व्यवहार के अध्ययन के लिए जो विधि हम अपनाते हैं उसको हम क्लिनिकल मेथड बोलते हैं, नैदानिक विधि बोलते हैं। तो मनोनिदान के लिए भी जो हमारा साइको डायग्नोस्टिक है इसके लिए भी हम क्लिनिकल मेथड का उपयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, परिकल्पना एक डैश होता है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आए थे। तो परिकल्पना जो है सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत को नकारना सिद्धांत का एक परीक्षण होता है। तो जो परिकल्पना होता है वो सिद्धांत का एक परीक्षण होता है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, प्रयोगों को डैश। देखिए, प्रयोगों को डैश का मतलब क्या है। तो प्रयोगों को जो है वो, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है, तो उसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसका जो मेरे को जो राइट आंसर लगता है वो दोहराया जा सकता है। तो प्रयोगों को दोबारा भी किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। सो सीधे सीधे क्वेश्चन आपने दिमाग से भी थोड़े साइकोलॉजी में लगाने हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो कि अब मैं प्रयोग कर रहा हूँ एक वीडियो का, अगर वो मेरी एक वीडियो सही नहीं हो रही तो मैं दूसरी वीडियो का फिर प्रयोग कर सकता हूँ, तीसरी वीडियो का फिर कर सकता हूँ, चौथी का फिर कर सकता हूँ। तो इसी तरह जो है वो प्रयोग हम कर सकते हैं। तो प्रयोगों को बार बार दोहराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए एक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एक्स और वाई गुणसूत्र जो है ये पुरुष कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए अगर मैं गुणसूत्रों की बात करता हूँ तो जो महिलाओं में है वो एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखना, महिलाओं में कौन से जोड़े पाए जाते हैं, एक्स एक्स पाए जाते हैं। और पुरुषों में यहाँ पे पूछे हैं तो एक्स एस जो एक्स वाई पाए जाते हैं वो पुरुष कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जोड़ों की संख्या जो है, इन जोड़ों की जो गुणसूत्र जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये जोड़ों में 23 होती है और टोटल संख्या इनकी 46 होती है। ये भी आपने याद रखना है, जो ये एक्स एक्स और एक्स वाई के जो जोड़े होते हैं ना, इनकी जो टोटल संख्या होती है वो जोड़ों में 23 होती है और होती कितनी है, 46 होती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर पुरुष और महिला का एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो जन्म होता है किसका, पुरुष का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो जन्म होता है किसका, महिला का। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, जीन्स डैश में कार्य करता है। देखिए आवाज़ में जो है आपको बिल्कुल आराम से आवाज़ मेरी आ रही होगी। इसका रीज़न यही है कि थोड़ी सी अभी 1-2 दिन बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीन्स डैश में कार्य करते हैं, जीन्स डैश में कार्य करते हैं और महादेव की कृपा रहेगी तो जल्दी ठीक भी हो जाऊंगा। तो जीन्स जो है वो, अगर मैं जीन्स की बात करता हूँ तो ये शायद पेयर्स में कार्य करता है, तो जोड़ों में कार्य करता है जीन्स। देखिए अगर मैं जीन्स की बात कर रहा हूँ तो आनुवंशिकी की भी बात कर लेते हैं। आनुवंशिकी के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि ज़्यादा डिटेल से हम इसको नहीं करने वाले हैं। अंतस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन स्रावित करती है। जो अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, इसको नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स को स्रावित करती है। बिकॉज ये जो है कैसे करती है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये रक्त में सीधे, भाई याद रखना कि ये रक्त में सीधे जो है हार्मोन्स को स्रावित करती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पेपर में पूछ लिया गया है कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो जो हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ना, इसको भाई मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विब्रक एक गलत है। जो इल्यूशंस होते हैं ना, आर रॉन्ग, ये जो है किस प्रकार जो है, तो विब्रक एक गलत है, प्रत्यक्षीकरण है। तो विब्रक एक गलत प्रत्यक्षीकरण है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाते हैं और इन क्वेश्चन का पता भी नहीं लगता कि कहाँ से आए थे। अब अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, पुरस्कार व दंड डैश कारक है। मान लो कि जो पुरस्कार व दंड अगर हम किसी को दे रहे हैं तो किस प्रकार का एक जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर किस प्रकार का एक कारक है। तो पुरस्कार और दंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रीइंफोर्सिंग फैक्टर है, पुनर्वलित जो है वो कारक है, ये भी आपने याद रखना है। सृजनात्मक क्षमता को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। जो क्रिएटिव पोटेंशियल होती है इसको किसके द्वारा जो है वो इम्प्रूव्ड किया जा सकता है। तो अगर हम किसी चीज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो उसको जो है वो क्रिएटिव पोटेंशियल जो है उसमें मतलब कि उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो उसकी सृजनात्मक क्षमता है उसको, बालक की जो सृजनात्मक क्षमता है उसको सही प्रशिक्षण के द्वारा जो है वो सुधारा जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है। देखिए सेंसरी चैनल है वो कौन कौन, दृष्टि भी है, श्रवण भी है, स्पर्श भी है। तो संवेदी माध्यम में दृष्टि भी आएगा, श्रवण भी आएगा, स्पर्श भी आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो आपने याद रखना है संवेदी माध्यम में दृष्टि भी आएगा, श्रवण भी आएगा, स्पर्श भी आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस बार सारे दिए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिया हो। तो आपने याद रखना है दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, चाहे वियरिंग हो, विजन हो, हियरिंग हो या टच हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दीर्घकालीन स्मृति। देखिए लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है वो किस प्रकार की होती है। देखिए जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो दीर्घकालिक जो स्मृति होती है वो जीवन काल जो स्मृति रहती है उसको हम दीर्घकालीन स्मृति कहेंगे। दीर्घकालीन स्मृति जीवन काल तक रह सकती है।
स्मृति लोप शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए, स्मृति लोप शब्द का जो तात्पर्य है वो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करता हूँ मैं स्मृति लोप की, तो स्मृति लोप शब्द का जो तात्पर्य है यह स्मृति का खो जाना। जबकि स्मृति लोप मतलब कि लोप क्या हो रही है भाई, एमनेशिया हम इसको कहेंगे। जब भाई हमारी मेमोरी का लॉस हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, स्मृति लोप कहेंगे। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्मृति के जो जनक है वो कौन थे? तो स्मृति के जनक जो है वो हरमन हेबिंगहॉस को कहा जाता है स्मृति का जनक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्मृति के बारे में बताया था। निर्णय लेना डैश का एक प्रकार है। निर्णय लेना एक कैसा प्रकार है? तो अगर हमने किसी चीज़ का निर्णय लेना है तो वो जो है वो कैसा एक प्रकार हो सकता है? तो ये जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निर्णय लेना एक कैसा प्रकार है, चिंतन का है, स्मृति का है, प्रत्यक्षीकरण का है या समस्या समाधान का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोहराना डैश का एक भाग है। देखिए, दोहराना जो है वो डैश का एक भाग है। तो कैसा भाग है? तो दोहराना जो है ये सृजनात्मक चिंतन है। देखिए, क्रिएटिव जो थिंकिंग जो होती है इसका, तो दोहराना एक सृजनात्मक चिंतन का भाग है। बाकी आप इस क्वेश्चन को सही से देख ले, या इसका आंसर यही हो सकता है कि या सारे भी हो सकता है। तो एक बार आप इसको जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अचेतन विचारों की प्रक्रिया डैश से संबंधित है। जो अचेतन विचारों की जो प्रक्रिया होती है ये उद्भवन से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है कि आरबी कैटल ने व्यक्तित्व परीक्षण बनाया जिसे डैश नाम से जाना जाता है। तो इसको टीएटी भी नहीं कहेंगे, डब्ल्यूएटी भी नहीं कहेंगे, एमपीआई भी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, 16 पीएफ। तो 16 पीएफ के नाम से आरबी कैटल के व्यक्तित्व परीक्षण जो इसने बनाया था इसको 16 पीएफ के नाम से जाना जाता है। तो कैटल का जब भी आपसे आरबी कैटल का व्यक्तित्व परीक्षण पूछा जाएगा तो उसे जो है वो 16 पीएफ के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इस बार फिर जो है टीजीटीआरएस में क्वेश्चन दिख सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। आइजैक एक डैश मनोवैज्ञानिक था। तो आइजैक ना तो अमेरिकन थे ना जर्मनी थे, तो कहाँ के थे ये, ब्रिटिश। तो ये इंग्लैंड से संबंध रखते थे आइजैक। ये भी आपने याद रखना है कि आइजैक का जो संबंध है वो ब्रिटिश इंग्लैंड से था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। व्यवहार हमेशा डैश होता है। जो व्यवहार होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो व्यवहार जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, निर्देशित होता है। व्यवहार जो है वो डायरेक्शनल होता है। ये भी आपने याद रखना है, निर्देशित होता है। ये भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति व्यक्ति की डैश दिशा को दर्शाती है। जो अभिवृत्ति होती है ना वो व्यक्ति की किस दिशा को दर्शाती है? तो अभिव्यक्ति जो है वो विशेष दिशा को दर्शाती है। ये भी आपने याद रखना है, अभिवृत्ति व्यक्ति की विशेष दिशा को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। लिकर्ट विधि डैश बिंदुओं का स्केल है। जो लिकर्ट विधि जो है वो कैसी बिंदुओं का स्केल है? तो लिकर्ट की जो विधि है वैसे तो 5 और 7 इसमें कहा था, लेकिन ये मुख्यतः 5 बिंदुओं का स्केल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आत्म सिद्धि का सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आत्म सिद्धि का जो सिद्धांत है की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको जो है वो मैस्लो के द्वारा जो है बताया गया था। आनुवांशिकता जीन्स में पाई जाती है जो डैश से मिलते हैं। देखिए, माता और पिता दोनों से मिलती है आनुवांशिकता। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। प्रत्यक्षीकरण संवेदना तथा डैश के योग से बनता है। जो प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो कैसे योग से बनता है? तो अगर मैं प्रत्यक्षीकरण और संवेदना की बात करता हूँ तो ये अर्थ के योग से बनता है। और अगर आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, वैसे मैंने डिटेल से ज़्यादा नहीं बताई है आज की वीडियो, तो आज आपको लग भी रहा होगा कि सर भी आज बाकी टीचरों बाकियों की तरह ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल से मैं बिल्कुल फिर से डिटेल से वीडियो लाऊंगा। सुबह वाली जीके की वीडियो थी, जीके की मैं डिटेल से इसलिए लाया था क्योंकि जीके की मेरे को ठीक ठाक थोड़ी सी नॉलेज है, तो मैं उसमें मुझे जो है वो क्वेश्चन इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन साइकोलॉजी मेरा खुद का भी उतना ज़बरदस्त नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन जो है वो बताता रहूं इसमें, क्योंकि साइकोलॉजी मैं बिल्कुल ढूंढ के ही बताता हूं। मेरे को क्वेश्चन ढूंढने पड़ता है तभी जाके मैं आपको ये बताता हूँ साइकोलॉजी। तो आज मैंने साइकोलॉजी शॉर्ट लाया है क्योंकि आपको बताइए समय आजकल नहीं लग रहा है स्वास्थ्य के कारण। तो प्रत्यक्षीकरण संवेदना जो है अर्थ के योग से बनता है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट का अर्थ है। जो गेस्टाल्ट का जो अर्थ है यह है पूर्ण। गेस्टाल्ट का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण। तो गेस्टाल्ट का जो राइट आंसर वो क्या है, पूर्ण।
अगला क्वेश्चन भी गेस्टाल्ट से संबंधित है कि गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ यहाँ भी पूछा है, वहाँ पे पूर्ण पूछा था, यहाँ पे कैसा पूछा है। तो गेस्टाल्ट का जो अर्थ यहाँ पे पूछा है वो पूछा है समग्र रूप में। तो गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्ण भी होता है, समग्र रूप में भी होता है, एज ए होल भी होता है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है? देखिए, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत है, द्विकारक भी मैंने आपको बताया, बहुकारक भी। तो प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। आज के लिए इतना ही। जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स मैंने पेड बना रखे हैं, लेने हैं, तो इस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप इन सभी चीज़ों को जो है वो याद करेगा दोस्तों। अगर आप इन इन चीज़ों को याद करेंगे तभी आपकी बात बनेगी, और अगर आप इन चीज़ों को याद नहीं करेंगे तो ऐसे आपकी बात नहीं बनने वाली है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ पढ़ के पेपर में जानी है, तभी आप जो है अच्छे से पेपर जो है वो कर सकते हैं, और पेपर क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था है। तो बच्चों का जो अधिगम, अधिगम क्या होता है? सीखना। देखिए, लर्निंग हम इसको कहेंगे। तो बच्चों का जो सीखना होता है, अधिगम जो होता है, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक जो अवस्था होती है ये की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सामूहिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका, बच्चों की अधिगम, शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। तो ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, नंबर मैंने अपना डाल दिया है। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। कल सुबह मिलते हैं फिर से नई वीडियो लेके, करंट अफेयर है जीके के साथ, क्योंकि जीके में हमारा टारगेट है 90 में से 85, साइकोलॉजी में हमारा टारगेट है 25। और अगर हमारे 25 और इंग्लिश की भी मैं वीडियो बहुत जल्द आपके बीच लाऊंगा। 85 और 25 का मतलब हो गया आपका कितने नंबर भाई? 110 नंबर। और 110 नंबर ही मेरा टारगेट है आपको दिलवाने का। इंग्लिश प्लस में इसके ऊपर आप लाएंगे आर्टिकल जो है, प्रीपोजिशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें, इडियम्स है, फ्रेज है, ये सारी चीज़ें मैं आपके बीच बहुत जल्द लाऊंगा। आपको दिक्कत नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह। और सुबह जो है आपने देखिए वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा, और तभी मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि यार वीडियो में 1K व्यूज़ तो कम से कम आ रहे हैं। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, हर हर महादेव।